नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 31 मार्च 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्रकारिता, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक अतिथि संपादक डॉक्टर विवेक आर्य तथा प्रियांशु सेठ जी ने। बात करते आज पत्रकारिता की। पत्रकारिता ही एक ऐसा सरल माध्यम है जिसके द्वारा कई सारे खबरें पूरे राज्य तक, पूरे बाहर तक बड़े आसानी से कम समय में पहुंचाया जा सकता है। कई सारे देश के आंदोलन को सफल होने के पीछे पत्रकारिता का ही हाथ है। बात करते श्याम जी अपने विचारों व वार्तालापों को यूरोप व विशेषकर भारत के अधिक से अधिक क्रांतिकारियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जनवरी सन 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से उनकी बातें पूरे जनता तक पहुंची। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 30 मार्च पुण्यतिथि। हाल में फिल्म वीर सावरकर आई है, जिसमें श्याम जी का किरदार भी है। यह कौन जानता था कि 4 अक्टूबर 1857 को कच्छ रियासत के मांडवी ग्राम के संभाली भंसाली परिवार में जन्मे श्याम जी कृष्ण वर्मा 1857 के संग्राम के बाद की पहले से ऐसे क्रांतिकारी बनेंगे। क्रांतिकारी जो बाद की पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत तो होंगे ही, साथ ही विदेशों में रहकर वहां अपने संस्कृत पांडित्य के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रस्फुटित कर वहां की जनता में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए भारत में कार्यरत क्रांतिकारियों के लिए उच्च कोटि के आदर्श सिद्ध होंगे। सन 1875 की 10 अप्रैल को उनकी भेंट समाज सुधार व वेदों आदि के ज्ञाता स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई, जिनसे मिलकर वे बहुत प्रभावित हुए और उनके प्रेरणा काफ़ी मिली, उनसे प्रेरणा अर्जित की। श्याम जी अपने विचारों व वार्तालापों को यूरोप व विशेषकर भारत के अधिक से अधिक क्रांतिकारियों तक पहुंचाने के लिए जनवरी सन 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसकी प्रतियां किसी भी प्रकार भारत भी भेजी जाती थी तथा उन्हें बड़े ही चाव से पढ़ाया जाता था। इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था कि यह स्वतंत्र और राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक सुधार का मुख्य पत्र है। इस पत्र की व्यापक रूप से धूम मची तथा प्रशंसा हुई। इस पत्र में किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित की जाती थी, इसकी कुछ वानगी यहाँ प्रस्तुत हैं। पहला, डॉक्टर अविनाश भट्टाचार्य लिखते हैं कि हम लोग 1905 में क्रांतिकारी बने तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की प्रतियां पढ़ने लगे। इन निबंधों के रूप में निरंकुश शासन के विरुद्ध लिखा था और मार्गदर्शन दिया गया था कि इससे निपटने का एकमात्र उपाय है पैसिव रेजिस्टेंट यानी निष्क्रिय प्रतिरोध। 1905 की दिसंबर वाली प्रतिया में समानांतर सरकार की स्थापना के पक्ष में भी तर्क दिया गया था। 1899 के लगभग दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवेल लोकतंत्र के जोहान्सबर्ग के पास एक सोने की खान का पता लगा। तब ब्रिटेन के व्यापारियों ने इसे हड़पने के प्रयास में सहायता के लिए ब्रिटिश सरकार को भी उकसाया। इनके कुटिल प्रयासों को निष्फल करते हुए ट्रांसवेल के शासक सेनापति कुनर ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी तथा उनकी जीत होने लगी। तभी नाटाल में रहकर गांधी जी बैरिस्टरी कर रहे थे। वे लोकप्रिय भी थे। उन्होंने एक स्वयंसेवी सेना का गठन किया व अंग्रेजों का युद्ध में साथ दिया। श्याम जी ने अपने पत्र में लिखा कि जिस जाति ने अन्यायपूर्वक भारत पर अधिकार कर रखा था और निर्लज शोषण से भारत को गरीब बना दिया है, ऐसे राष्ट्र की सहायता कर गांधी जी ने जो काम शुरू किया है वह बिल्कुल नाजायज है, औचित्यहीन व न्याय विरुद्ध है। इस प्रकार वे उग्र विचारों की ओर जाने लगे। अमेरिका के आयरिश प्रजातंत्र मुख्य पत्र गैलिक अमेरिकन ने लिखा कि नाटाल के भारतीयों का आचरण इतना निंदनीय है कि उसका भाषा में वर्णन संभव नहीं। तीसरा, उन्हीं दिनों कांग्रेस में 1905 में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे, इस पद पर वाद विवाद चल रहा था। प्रश्न था खोगले तथा बाल गंगाधर तिलक के बीच। अपने पत्र में खोगले व तिलक की तुलना करते हुए श्याम जी ने लिखा है कि एक और तो खोगले ने
1897 में ताउन के बहाने भारतीयों पर अत्याचार के बारे में लिखा, पर बाद में माफी मांगकर अंग्रेजों के कृपा पात्र बन गए। पर तिलक माफी न मांगने के कारण जेल चले गए। गोखले पर कालांतर में सरकारी कृपा होती रही, पर तिलक अपने उग्र विचारों के कारण या तो आर्थिक कष्ट उठाते रहे या जेल जाते रहे। अंत में गोखले को अध्यक्ष के लिए चुने जाने लगा, पर श्याम जी ने लिखा कि देखिए किस प्रकार एक पेशेवर राजनीतिज्ञ तरक्की करता है और सच्चा देशभक्त मुसीबत में फंसता है। चौथा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कुख्यात न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने की चेष्टा की, पर धोखे से दूसरे गोरों को मार दिए। खुदीराम बोस को 17 वर्ष की उम्र में ही फांसी हो गई तथा व उन्हीं जैसे कार्य करने वाले क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा जाने लगा। श्याम जी इससे बहुत उत्तेजित हुए। वे आतंकवाद को भारतीय परिस्थितियों में न्याय संगत ठहराने के संबंध में कई लेख प्रकाशित किए। लिरायस्कर नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार ने आतंकवाद की मनोवृत्ति के बारे में एक निबंध प्रकाशित किया। उसी को श्याम जी ने अपने पत्र में प्रकाशित किया। उसमें एक रूसी आतंकवादी का हवाला था। वह युवक रसायन शास्त्र विशारद था। उस युवक ने अपने बयान में यह कहा था कि मैं क्यों आतंकवादी हूँ, क्यों आतंकवाद को उचित मानता हूँ। यह आपके लिए समझ पाना कठिन है। आपके देश में आतंकवाद के लिए कोई उचित कारण नहीं है, पर हमारे देश में जारशाही रूप में यही एकमात्र सटीक तरीका है। कितने सालों व पुश्तों से हम सरकार से कुछ स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, पर हमें कुछ भी नहीं मिला। हम राजनैतिक रूप से बहुत कष्ट भोग रहे हैं। आप जानते हैं कि खुलकर क्रांतिकारी कार्य करना असंभव है। कैसे गुप्तचर पहरा देते हैं, किस तरह से हमारे नेताओं को फंसा दिया जाता है और फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, कैसे घर घर अस्त्र शस्त्र के लिए तलाशी ली जाती है। इसलिए सरकार ने स्वयं ही ऐसी परिस्थिति का सृजन किया कि हम आतंकवाद की ओर बढ़ने को मजबूर हैं। पांचवा, सन 1908 में सितंबर अंत में एक लेख इस शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ, डायनामाइट का नीति शास्त्र व भारत में ब्रिटिश तानाशाही। इसमें श्यामा जी ने कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासक व उसके बूढ़े सैनिक भारतीय स्वतंत्रता व राष्ट्रीय सम्मान को जबरदस्ती हरण करके करोड़ों लोगों को 150 वर्षों से मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दें, तो क्या देश के लोग नीति शास्त्र के अनुसार आत्मरक्षा के लिए शत्रु के आक्रमण को रोकने के लिए कोई रास्ता अख्तियार न करें? क्या यह उनका एकमात्र कर्तव्य नहीं है? इसी प्रकार उन्होंने आयरलैंड व रूस के क्रांतिकारियों के उदाहरण देकर बहुत से लेख व वक्तव्य प्रकाशित कर भारतीय क्रांतिकारियों के लिए मार्गदर्शन व प्रेरणा देने का कार्य किया। इस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्याम जी एक तरफ से तो संस्कृति के विद्वान थे और दूसरा समाज सुधारक थे। तीसरे, उनके द्वारा भारत की सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान फैल रहा था तथा सर्वोपरि वह क्रांतिकारी विचारों के थे। भारत में 1857 के बाद इस प्रथम मनीषी चिंतक व क्रांतिकारी का सारा जीवन ही राष्ट्र की सेवा में अर्पित रहा तथा इनके कार्यकलापों से न जाने कितने क्रांतिकारियों ने प्रेरणा लेकर अपना सर्वस्व मातृभूमि की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।